नमस्कार, मेरा नाम है मोहित राज दुबे और निर्देशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केरल की सियासत को लेकर और सियासत इस रूप में वहाँ पे दिखाई दे रही है कि वहाँ के मौजूदा वक्त के मुख्यमंत्री ने सीधे निमंत्रित नौका दौड़ प्रतियोगिता के तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह को मेहमान बना दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद केरल से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा गर्म हो चुका है और लगातार केरल की सरकार पर कांग्रेस अटैकिंग मोड में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि ओणम के दिन वहां पर नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है, बहुत प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। और वहीं इस प्रतियोगिता का नाम जवाहरलाल नेहरू कप भी रखा गया है। लेकिन कांग्रेस सीधे तौर पर आरोप ये लगा रही है मौजूदा वक्त में जो केरल की सरकार है उसके ऊपर कि केरल की सरकार जो है वो सांप्रदायिक ताकतों की पैरोकार है। लगातार ऐसे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं जिसको लेकर सियासी पारा अपने आप में गर्म हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अमित शाह क्या केरल के नौका दौड़ प्रतियोगिता के मेहमान नहीं हो सकते हैं? ऐसे तमाम सवाल लगातार दिल्ली के भीतर भी उत्पन्न हो रहे हैं और दिल्ली के बाहर भी हो रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं आलोक शर्मा जी, उनसे बातचीत करते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर किसी प्रतियोगिता में कि देश के गृह मंत्री अगर बतौर मेहमान जाते हैं तो आखिर दिक्कत क्या? आलोक भाई, मैं आपसे समझना चाहता हूं, अगर गृह मंत्री अमित शाह वहां पर नौका दौड़ प्रतियोगिता में जाते हैं तो दिक्कत कहां दिखाई दे रही है आपको? नहीं, बिल्कुल देखिए, देश के गृह मंत्री हैं, कहीं भी जा सकते हैं। नौका प्रतियोगिता हो, कोई और खेल की प्रतियोगिता हो, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी जो तमाम वर्षों से लड़ती आ रही है, तो क्या वो दिखावा था? क्या इन दोनों का आपस में मैच फिक्स है? क्या दोनों ये चाहते हैं कि कम्युनल फोर्सेस राइज करें, एक पक्ष वो ले जाए, एक पक्ष वो ले जाए? तो कहीं ना कहीं ये फिक्स मैच लगता है। देश के गृह मंत्री हैं, कहीं भी जा सकते हैं, हमें कोई इस पर आपत्ति नहीं, लेकिन फिर ये दिखावटी लड़ाई बंद कर दीजिए। कहिए कि हम बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। लेकिन लेफ्ट के तो साथी दिल्ली में आपके साथ हैं, संसद के भीतर आपके साथ कदमताल मिलाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी मुद्दे हैं उनके साथ आपके साथ दिखाई देते हैं। तो वही तो सवाल है ना, दिल्ली में कहीं किसी के साथ नज़र आते हैं, वहाँ पर फिर उनसे हाथ मिलाते हैं। क्या वहाँ की यूडीएफ सरकार को कोई डर है क्या? क्या केरला की सरकार को कोई डर लग रहा है क्या? कोई जांच वाँच एजेंसी पहुँच गई है क्या? क्या अमित शाह जी को बुलाना पड़ रहा है? कम्युनिस्ट पार्टियों का ये जो दोहरा चरित्र है और बीजेपी का भी दोहरा चरित्र है, तो मुझे लग रहा है दोनों मिल गए हैं अब तो केरला में। लेकिन अगर हम बात करें, जवाहरलाल नेहरू कप है, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे कप रखा गया तो आपत्ति कहाँ होनी चाहिए? ठीक है, देश के गृह मंत्री हैं, मेहमान हैं, ठीक है, चलता है, क्या दिक्कत है? हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से कप अमित शाह जी डिस्ट्रीब्यूट करें, बहुत खुशी की बात है, हमें उस पर कहीं आपत्ति नहीं। आपत्ति इसी बात पर है कि दिखावे की लड़ाई बंद करो, फिर हाथ मिलाओ कि हम भी कम्युनल फोर्सेस को बढ़ावा देंगे, तुम भी। तो जैसे ओवैसी है, अब ओवैसी का पूरी पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो गई है। अब ओवैसी का खेल पूरी तरह से देश की जनता को समझ आ गया है कि भाई बीजेपी के इशारे पे वो चल रहे हैं। तो अब केरला सरकार भी क्लैरिफाई करे, क्या बीजेपी के इशारे पे चलने का आगे का इरादा है क्या उनका? लेकिन अमित शाह सिर्फ केरल के मेहमान अभी तो बने भी नहीं है, न्योता तो स्वीकार भी नहीं किया है। लेकिन केरल ही नहीं, वो छत्तीसगढ़ भी जाते हैं, वो तो राजस्थान भी जाते हैं, वहाँ तो आपके मुख्यमंत्री उनका स्वागत करते हैं। फिर दिक्कत क्या है? ये विरोधाभास क्यों? मैंने ये कहा, देश के गृह मंत्री कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन फिर दिखावे की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जो कम्युनिस्ट हमेशा से लड़ते आए और पूरी तरह से एक दूसरे के विरोधाभासी रहे, बीजेपी भी उनको तमाम तरह की शब्दावली इस्तेमाल करती रही, लेकिन अभी मीडिया के माध्यम से खबरें पता चल रही हैं। आने दीजिए रिजल्ट क्या आता है। क्या अमित शाह जी स्वीकार करते हैं उनका न्योता, जाते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिखा हुआ कप, नीचे इसमें नाम लिखा होगा पंडित जी का, उसको बांटेंगे तो हमें खुशी होगी। लेकिन आलोक भाई, आपसे हम समझना चाहते हैं कि आज के दौर में लेफ्ट की विचारधारा उस रूप में नहीं है जिस रूप में कभी मजबूत हुआ करती थी। यूपी की सरकार में सहभागिता उसकी हुआ करती थी। ऐसा तो नहीं कि चलो हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं तो किसी मजबूत साथी की ज़रूरत है, उसके साथ हो लेते हैं। क्या लेफ्ट को आपको लगता है आज के दौर में एक मजबूत साथी की ज़रूरत पड़ गई है, आइडियोलॉजी से समझौता करती हुई नज़र आ रही है? देखिए, लेफ्ट ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि पिछले 10-12 साल जो वर्ल्ड में राइट विंग था वो हावी रहा, लेकिन कहीं ना कहीं राइट विंग भी कमज़ोर हो रहा है। चाहे आप यूएस से देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए आप, राइट विंग भी कमज़ोर हो रहा है। लेकिन लेफ़्ट विंग की पॉलिसीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्ट वर्ल्ड हो गया है, तो लेफ़्ट विंग की जो पॉलिसीज़ हैं अब वो बहुत ज़्यादा जनता स्वीकार करने के उसमें नहीं है। समाजवाद जो है वो कहीं ना कहीं, जो कैपिटलिज्म था, पूंजीवाद, उससे कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। वेस्ट बंगाल आपने देखा, त्रिपुरा आपका एग्जाम्पल है, केरला
में अभी तक उनकी सरकार है, लोकतंत्र है, उनकी सरकार हो सकती है, उसमें कहीं हमें कोई वो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उस विचारधारा को नई जनरेशन आने वाली कहीं ना कहीं अब अपनाने से कतरा रही है, ये भी सच्चाई है। नहीं, ये तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन अब सवाल केरल की है। केरल में आप लड़े चुनाव, आप जोरदार ढंग से लड़े, लेकिन आप वहाँ पे चुनाव हारे और लगातार लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस वहाँ पे चलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस को अटैक वहाँ पे करती रही है। लेफ्ट को जिस तरीके से अटैक करना चाहिए था केरल में भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं है। क्या वो सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं वहाँ की लेफ्ट की सरकार की जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी का पहली बार उदय वेस्ट बंगाल में हुआ, 3 से 73 पर गए, वहाँ ममता जी ने उनको पूरा बेच दिया, हिंदू मुस्लिम करना, जय श्री राम पर विरोध करना, तमाम चीज़ें रही। तो ये स्ट्रैटेजी के तहत भी हो सकता है कि कांग्रेस को दूर करने के लिए लेफ़्ट कहीं ना कहीं ऐसा कदम उठा रहा हो कि बीजेपी आए, हम उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करें, जैसा कि ममता जी ने वेस्ट बंगाल में किया। लेकिन अभी देखना होगा, केरल की पॉलिटिक्स और वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में भी फ़र्क है। वहाँ कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स है बहुत ज़्यादा हर पार्टी के अंदर, और बीजेपी किसी भी साउथ की स्टेट में अभी तक अपने पैर नहीं फैला पाई है। अभी आंध्रा तेलंगाना में जिस तरह से उन्होंने ध्रुवीकरण का प्रयास किया है, जिस तरह से उन्होंने हिंदू मुस्लिम करने का वहाँ प्रयास किया है, कर्नाटक तो हमेशा से हिंदू मुस्लिम करने की एक इनकी प्रयोगशाला रही है, वो तेलंगाना में भी घुसे हैं। लेकिन मुझे लग नहीं रहा, अब ये एक्सपोज हो गए हैं बीजेपी वाले लोग, हिंदू मुस्लिम का फंडा अब इनका ज़्यादा नहीं चलेगा। काउ बेल्ट में कहीं ना कहीं अभी भी सफल हैं ये, 80-20 शमशान कब्रिस्तान, रामजादे दूसरा शब्द मुझे लग रहा है। लेकिन देश की जनता अब समझ गई है, पिछले खास तौर पर 6 महीने में इनका ग्राफ बहुत बुरी तरह से गिरा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आलोक शर्मा जी थे हमारे साथ, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, विद्वान हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी से नज़दीकियां बढ़ाने में लेफ्ट पार्टीज आखिर क्यों लगी हुई हैं? केरल के भीतर लगातार देखिए सियासत इस बात को लेकर भी गर्म है, क्योंकि जिस तरीके से बयान केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, उन्होंने दिया है कि हम तो दक्षिण राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुला रहे थे, उसी के तहत हमने न्योता जो है वो गृहमंत्री को भी भेजा है, वो देश के गृहमंत्री हैं, वो जा सकते हैं। तो लेकिन सवाल ये भी है कि संसद के भीतर जिस तरीके से लगातार लेफ्ट पार्टीज भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का विरोध करती रही हैं, संसद के भीतर भी संसद के बाहर भी, तो आखिर केरल में ऐसा क्या हो गया? क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लेफ्ट पार्टी का कोई बड़ा नेता, कोई लेफ्ट पार्टी शासित कोई राज्य का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े मंत्री को न्योता दे रहा हो और कह रहा हो कि आइए हमारे यहाँ बोर्ड कंपटीशन है, उसमें आप मेहमान बन जाइए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्म है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले वक्त में क्या रिएक्शन आता है गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। बस हमारे साथ बने रहिए, अगली कड़ी में आपको हम दिखाएंगे भारतीय सियासत के किसी और रंग को लेकर। हमारे सहयोगी विकास राय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।